कक्षा 11 वाणिज्य व्यवस्था और संचालन। दूसरा चैप्टर आपका धंधा की सेवाएं, जिसमें बीमा का अर्थ, बीमा के सिद्धांत, बीमा के प्रकार, इसमें हमने विगतों की जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब आज एक नया टॉपिक है आपका बीमा का निजीकरण। बीमा का निजीकरण उस पॉइंट में सबसे पहले आपको ये पैराग्राफ कुछ दिए गए हैं, थ्योरी दी गई है कि जो बीमा कंपनी है, निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेट, कि बीमा कंपनी ये अब सरकारी रूप में आई है आगे, लेकिन पहले वो प्राइवेट संस्था के रूप में कार्य करती थी। तो जिसमें भारत में बीमा का प्रारंभ निजी क्षेत्र से हुआ था, यानी कि प्राइवेट सेक्टर से किया गया था। भारत में ब्रिटिश शासन के कारण बहुत सी विदेशी कंपनियों ने भी भारत में बीमा का कार्य प्रारंभ किया था। कि जब ब्रिटिश शासन था, हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय बहुत सी भारतीय कंपनियां थी जो बीमा का कार्य करती थी, लेकिन अयोग्य व्यापारिक आचरण किए जाते हैं या आक्षेपों के कारण 19 जनवरी 1956 के दिन विशेष आदेश द्वारा जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया और भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे हम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC की स्थापना की गई। कब की गई? 19 जनवरी 1956 के दिन। तो जो भारत में निजी जो क्षेत्र थे जो बीमा चलाते थे, वो अपने कर्मचारियों का शोषण करते थे, प्रीमियम अधिक वसूल कर लेते थे, ग्राहकों को उतनी सुविधाएं नहीं देते थे। तो जिन सबके कारण 1956 में राष्ट्रीयकरण करना, यानी कि जो भी प्राइवेट थे, निजी जो कंपनियां थी जो बीमा चलाती थी, सबको सरकार ने अपने हस्तक ले लिया और फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की, LIC की स्थापना की। तो यानी कि यहाँ पे भारतीय क्षेत्र में जीवन बीमा का एकाधिकार प्रारंभ हुआ, यानी कि एक ही ये कंपनी शुरू की गई सरकार के द्वारा, जिससे लोगों को अधिक विश्वास हो सके। उसके बाद सामान्य बीमा का प्रारंभ भारत में ब्रिटिशरों द्वारा हुआ था। सामान्य बीमा भी समयांतर पर नियंत्रित किया जाता रहा जो आज़ादी के बाद भी जारी रहा है। जो सामान्य बीमा था वो ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया था, आज़ादी के बाद भी वो निश्चित रूप से चालू रहा, लेकिन 1972 से सभी सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी कि जो भी ब्रिटिश कंपनियां थी वो सबके सब राष्ट्रीयकरण करके उन सबको सरकार ने अपने हस्तक में ले लिया। बीमा क्षेत्र की कामगिरी की समीक्षा के लिए एक समिति की रचना की गई कि जो बीमा क्षेत्र है उसका किस प्रकार से विकास किया जाए, किस प्रकार से लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाए। तो उसके लिए एक समिति यानी कि संगठन बनाया गया, मेंबर्स बनाए गए उसके। तो जिसके अहवाल के कारण, यानी कि अहवाल जो समिति यानी कि संगठन बनाया गया, उन्होंने अहवाल रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो उसके कारण भारत सरकार ने विदेशी बीमा कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग में बीमा धंधा करने की व्यवस्था की। जो संगठन था उसका ये कहना था कि सरकार पूरा बीमा का जो काम है वो अपने हस्तक न लेकर के जो विदेशी कंपनियां हैं बीमा की, उनको भी हमारे भारत देश में आने की, बीमा का व्यवसाय करने की परमिशन दे, बीमा कार्य करने की परमिशन दे। तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि विदेशी कंपनियां भी भारत की कंपनियों के साथ जुड़ करके बीमा का कार्य कर सके। तो जिसके लिए 1999 में बीमा नियमन और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA की स्थापना की गई। बीमा नियमन यानी कि बीमा पर जो नियंत्रण करते हैं वो, और विकास प्राधिकरण यानी कि जो बीमा कंपनियां हैं उसका किस प्रकार से विकास करना है, तो उसके लिए IRDA संस्था की स्थापना की गई, जो बीमा कंपनियों की देखरेख करती थी, उनके नियमन यानी कि नियंत्रण का, अंकुश लगाने का और विकास करने का, दोनों कार्य ये IRDA कंपनी साथ साथ में करती थी। और दूसरा टॉपिक आता है IRDA यानी कि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। IRDA का फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA यानी कि IRDA। तो जिसके अंतर्गत बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण भारत की सर्वोच्च स्वायत्त कानूनी संस्था है। ये सरकार के द्वारा ही शुरू की गई संस्था है
जिसका काम यही है कि बीमा क्षेत्र का नियमन नियंत्रण करे कि कोई बीमा कंपनी किसी ग्राहक के साथ धोखाधड़ी न करे, किसी कर्मचारी के साथ धोखाधड़ी न करे, और साथ में विकास का भी कार्य करे कि बीमा कंपनी हर एक क्षेत्र को हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। इरडा एक्ट 1999 द्वारा निजी कंपनियों के लिए बीमा क्षेत्र के द्वारा खोले गए और इन निजी बीमा कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग यानी कि एफडीआई का भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा 26% तक की स्वीकृति दी गई थी। इरडा जो बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण संस्था है कि जो बीमा क्षेत्र के विकास के बारे में सोचता है, तो उन्होंने 1999 में एक एक्ट यानी कि कानून बनाया, तो जिसके अंतर्गत जो निजी कंपनियां हैं उनमें विदेशी कंपनियां अपना पैसा लगा सकती थी। विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग यानी कि सीधे सीधे पैसा लगा सकती थी, जिसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। कितना पैसा लगा सकती थी 1999 में? 26% तक की छूट सरकार ने दी थी कि हमारी जो भारतीय कंपनियों में जो निजी प्राइवेट कंपनियां हैं बीमा की, उसमें 26% पैसे विदेशी कंपनी लगा सकती है। और ये जो 26% है ये 2015 में बढ़ करके 49% कर दिया गया था कि जो भारतीय निजी कंपनियां हैं बीमा की, उनमें विदेशी कंपनियां 49% तक पैसे अपने लगा सकती है, पूंजी विनियोग कर सकती है। इरडा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इरडा का मुख्य उद्देश्य यही है कि बीमा धारकों को अधिक पसंदगी मिले। जितनी अधिक कंपनियां होंगी वो अलग अलग तरह के बीमा निकालेंगी, अलग अलग तरह के पॉलिसी वगैरह निकालेंगी, तो जो ग्राहक हैं, बीमा धारक हैं, उनको पसंद करने का अवसर प्राप्त होगा कि कहाँ हमें अच्छा ब्याज प्राप्त हो रहा है, कहाँ हमें कम प्रीमियम पर अच्छे प्रकार की रकम प्राप्त होगी। तो ये पसंदगी हमको अधिक मिले, तो ये इरडा का मुख्य उद्देश्य। दूसरा, बीमा कंपनियों के मध्य स्वस्थ स्पर्धा द्वारा अल्प प्रीमियम से अधिक अच्छी सेवा मिले। स्वस्थ स्पर्धा, जितनी अधिक कंपनियां आ जाएगी बीमा क्षेत्र में, स्पर्धा बढ़ जाएगी कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कि पॉलिसी आकर के उनकी कंपनी का खरीदें, तो उसके लिए स्पर्धा होगी, तो कंपनियां भी कम प्रीमियम में हमें अच्छी सेवा देने के लिए आगे बढ़ेंगी। अर्थतंत्र के लिए कोष प्राप्त करना, जो भी टैक्स वगैरह भर करके वो सरकार को एक कोष देगी। बीमा कंपनियों में स्वनियंत्रण पैदा करना कि सरकार को उन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता न हो, बीमा कंपनियां खुद ही अपने आप पर नियंत्रण करें। शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था करना, साथ में अगर ग्राहकों की शिकायत हो तो उस शिकायत को हम इरडा में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये इरडा के मुख्य उद्देश्य थे। तो यहाँ आपका बीमा ये टॉपिक आपका पूरा होता है। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा डाक सेवाएं, इसे अगले वीडियो में देखेंगे।